कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे और आप क्या चाहेंगे कि सरकार से कि कुछ ऐसा हो कि किसानों को राहत मिले? सही बात यह है कि जो 2014 में जो मुद्दे थे वो 24 में भी जिंदा है। आज तक भारत सरकार ने किसी भी मुद्दे पर किसान मजदूरों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिस वजह से किसानों के जीवन में, उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं कोई प्रगति हुई हो, कहीं कोई उसका लाभ मिला हो। निश्चित रूप से स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी जब किसान को फसल के दाम मिलने की बात आती है तो व्यापारी उसे दिन दहाड़े लूटने का काम करते हैं। सरकार से कई बार कहा गया है कि एमएसपी गारंटी कानून आप दीजिए जिससे कि कम रेट पर कोई भी व्यापारी हमारी फसल का उत्पादन को न खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, आज तक भी नहीं हुआ है। जो मोदी जी कहते थे, अगर हम कई फसलों के रेट की बात करें, जैसे हमारे यहाँ धान बहुत होता है जनपद में, अगर इस जनपद की बात करें एटा की, तो यहाँ धान बहुत होता है। धान की जो लागत है वो सरकार का आंकड़ा इस बात को कहता है कि लगभग 2000 रुपये रेट है उसका। उस रेट से आज 3000 सरकारी रेट होना चाहिए, लेकिन एमएसपी सरकार 2100 रुपये तय करके बैठी हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो स्थितियां हैं, इसके लिए किसान मजदूरों को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बड़े स्तर पर लड़नी पड़ेगी, और जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब तक आम किसान नौजवान सरकार से अपने मुद्दों पर लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। जी, जैसा कि आपने बताया कि एमएसपी एक मुद्दा हो सकता है, तो एमएसपी को लेकर के आप जो कह रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और आपके मुद्दे हो सकते हैं? एमएसपी बिल्कुल राइट, मैं भी आपको अपना समर्थन दे रहा हूँ कि एमएसपी वाकई में किसान के हित में है, सरकार को लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, और क्या पॉइंट देना चाहेंगे आप? सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान का इज़्हार हुआ है। किसान की कर्जा माफ़ी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। किसान, अगर सरकार ने जो रेट हमें देती आ रही है उसी हिसाब से अगर हमारी लागत को बढ़ाया होता तो निश्चित रूप से आज ये स्थितियाँ नहीं होती, सरकार किसान कर्ज में नहीं डूबता। एक दूसरी तरफ जब भी देवी आपदा आती है, चाहे वो सूखा की स्थिति बनी हो, अतिवृष्टि की स्थिति बनी हो, जनपद एटा की अगर हम बात करें तो पूरे जनपद में कहीं किसी किसान को सरकार ने 1 रुपए का मुआवजा पिछले 5 वर्षों में भी नहीं दिया। यह स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश की है। मुख्यमंत्री जी चाहे कुछ भी कहते रहे, वो कुछ भी पीटते रहे, अपने होर्डिंग पोस्टर भले ही लगवाते रहे कि हमने किसान को खुशहाल कर दिया है, मजदूर को खुशहाल कर दिया है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं। लेकिन सरकार तो फसल बीमा योजना की बात करती है। उस फसल बीमा योजना का हम कहते हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिला है, उसमें इतने हथकंडे हैं। एक तो बीमा कंपनी, जिस कंपनी को बीमा दिया गया है जिले का, इसमें बड़ा गेम है। शासन स्तर से जिले बांट दिए गए कंपनियों को, उन कंपनियों के ऑफिस ही जिले में नहीं है तो बीमा कैसे हो रहा है? उनके सर्वेयर नहीं मिलते, कार्यालय पर कोई कर्मचारी नहीं है, कृषि विभाग में उसका ऑफिस होना चाहिए कायदे में, लेकिन नहीं। आप जब भी जाएंगे वो खाली पाएंगे, वहाँ कोई एक कर्मचारी नहीं होगा उनका। तो जब स्थिति खराब होती है, फसल खराब होती है, ऐसी स्थिति में उसकी कोई सर्वे नहीं होती, और सर्वे नहीं होती तो उसका कोई मुआवजा उसे मिलता ही नहीं है। आप इसका आंकड़ा अगर लेंगे तो कृषि विभाग बताएगा, जहाँ हज़ारों लोगों के फसल का बीमा था और सैकड़ों लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिला, तो उससे भी किसानों की कहीं ना कहीं ठगी हो रही है, उसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिला, बहुत दोहरी लूट है। दूसरी बात, ये तो बीमा कंपनी की बात है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। मुख्यमंत्री ने 20 बार घोषणा की कि हम, जैसे देवी आपदा आई, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई या सूखा के हालात हुए, कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, लेकिन कभी उन्होंने पलट के ये नहीं पूछा कि किस जनपद में कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है। क्योंकि आपके एजेंडा में ही किसान मजदूर नहीं है, आपकी सोच ही उसकी तरफ नहीं है। अगर आपकी सोच होती तो आपने 4 बार उस पर चिंतन मंथन किया होता। जब अधिकारियों से लोग मिलने जाते हैं, जनता के लोग मिलने जाते हैं, आम आदमी मिलने जाता है, किसान मजदूर मिलने जाता है, तो अधिकारी हमेशा बताते रहते हैं कि बीसी चल रही है। अब बीसी में वही होता क्या है, यहाँ आदमी की ऐसी तैसी मरी पड़ रही है और वहाँ बीसी चल रही है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सवाल ये है ना जी। तो आपका ये मुद्दों को लेकर के अगर 2024 इलेक्शन में आपका अगर देखें तो आपका सपोर्ट किस तरफ रहेगा? इंडिया की तरफ रहेगा या बीजेपी के लिए रहेगा?
सवाल एकदम अलग है, सपोर्ट का सवाल नहीं है। सवाल अगर इंडिया का है, हम लोग तो इंडिया के ही रहने वाले हैं। मोदी जी ने ही स्मार्ट इंडिया और पता नहीं क्या क्या इंडिया नाम दिए हैं। आज उस इंडिया नाम से ही चिढ़ होने लग गई है। आज वो कह रहा है कि वो, दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि अंग्रेजों का जो कानून, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत तो आज भी आप काम कर रहे हैं। वही पुलिस, वही प्रशासन, आम जनता को कहाँ लग रहा है कि हम आज़ाद हो गए। जिसका जो मन कर रहा है प्रशासनिक अधिकारी का, राजनेता का, वो अपना उस तरीके से उसकी लूट में लगा हुआ है और लूट की छूट सरकार ने दे रखी है। कोई पूछने वाला नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि आखिर हो क्या रहा है। सिंगल किसान का काम बिना पैसे के नहीं हो रहा, हम इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने, भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जिन गांवों में भाजपा को 99% वोट मिला है, जहाँ 99% वोट पड़ गया, 1-8% गलती में भी हो जाता है जिसकी दृष्टि कम है, या चूक से कहीं और बटन दब गया, उन गाँवों को इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया क्या? ये दावे के साथ कह सकते हैं? कोई इससे 10 गांव पूरे प्रदेश में ऐसे नहीं बता सकते जो इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त करा दिए हों, जहां किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने किसी भी आदमी से कोई रिश्वत ना ली हो। ऐसा इनके पास कहीं है ही नहीं रहता, सिर्फ फर्जी बातें हो रही हैं। तो सवाल इसका है कि हम अगर अपनी बात करें तो चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में भी लड़ाई लड़ी थी। आपकी भाजपा सरकार में भी हम लोगों को किसानों के 3 कानूनों को लेकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, चाहे वो एटा से दिल्ली तक की पैदल यात्रा रही हो या विभिन्न मोर्चों पर प्रदर्शन, आंदोलन, तमाम चीज़ें रही हों। लेकिन रिजल्ट क्या है? उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से ज़रूरत है कि हम सारे मुद्दों को पहचानें और जो हमारी बात है, सही बात यह है कि सारे राजनीतिक दल जब चुनाव आता है किसान मजदूर नौजवान की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने की बात आती है, उनके हित में निर्णय लेने की बात आती है, तो सारे के सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान के मुट्ठीभर पूंजीपतियों की गोद में बैठे नजर आते हैं। क्योंकि उनके चंदे के फंदे से इनके हेलीकॉप्टर इत्यादि के धंधे चल रहे हैं, ये इनकी सारी जनसभाओं की व्यवस्थाएं वहाँ से होती हैं, तो फंड के बोझ में इतने दब जाते हैं कि हमारे गरीब मजदूर किसानों की बात को नहीं सुनते। तो हमें लड़ाई, हमारे गरीब मजदूर किसान को लड़ाई, दल चाहे कोई भी हो सकता है, उसके खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिना व्यवस्था परिवर्तन के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जी, तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि आप जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नया चेहरा देखना चाहेंगे? नहीं, बात इसकी है कि इन्हें सुधार करना चाहिए, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है ना। सुधार के लिए अब इनके पास इतना वक्त भी नहीं बचा है। भाई कोई भी काम करोगे, किसी भी मकान का निर्माण आप करोगे तो उसकी नींव से लेकर लेंटर तक का वक्त चाहिए ना, और वक्त आपको पर्याप्त मिला था, वो आपने मौज मस्ती में घूमने फिरने में काट दिया, इधर उधर की चीज़ों में निकाल दिया। तो वो जो समय आपके पास था पीक टाइम का, वो आपने निकाल दिया। लेकिन हालात राजनीतिक क्या बनेंगे, राजनीति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, चूँकि राजनीतिक हम लोगों की सोच भी नहीं और समझ भी नहीं है। राजनीति की स्थितियाँ क्या बनेंगी ये तो देश तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि जो हमारे मुद्दों पर काम नहीं करेगा, चाहे ये हो चाहे आने वाला हो, जो भी कुर्सी पर आएगा उससे सवाल किया जाएगा, उसके खिलाफ लड़ा जाएगा और अपने मुद्दों पर काम कराने के लिए, किसान मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए उससे आंदोलन के माध्यम से बात किया जाएगा। आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है इस देश में। अब लोग कहते हैं किसान नेता, हो सकता है कि बहुत सारे तथाकथित किसान नेता इस आंदोलन के बाद भी उनकी उत्पत्तियाँ हुई हैं। बहुत सारे किसान नेता ऐसे जिन पर बहुत सारे मुकदमे थे, मुकदमों की दर की वजह से तो लोग किसान नेता हो गए। हम चूँकि किसान नेता थे इसलिए हमारे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हो गए। सवाल ये है कि आज़ादी से पहले भी किसान आंदोलन इस देश में था। आप इतिहास पढ़ेंगे, गांधी जी का हो, चाहे वो शास्त्री जी का हो, चाहे जितने भी लोग रहे, आप जहाँ भी जाएंगे, नील की खेती हो या जो जो व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने इस देश में की, उस समय भी किसान आंदोलन था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि उसकी आबादी जब 80-85% है इस देश में, तो निश्चित रूप से उसकी समस्याएं भी उसी की उतनी ही हैं और उनके समाधान के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें जो आप सरकारी विद्यालय देख रहे हैं, उन सब में
अधिकांश गरीब मजदूर किसानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिसकी स्थिति थोड़ी सी भी ठीक है, वो प्राइवेट विद्यालय में कहीं ना कहीं बच्चों को दाखिला दिलाता है। आप किसी भी सरकारी स्कूल को देख लीजिएगा, कहीं भी आपको हेडमास्टर पढ़ाते नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर होंगे कि हम हेडमास्टर हैं यहाँ के, हम केवल कागजी कार्रवाई करेंगे। शिक्षण कार्य वो एक टीचर या 2 टीचर हैं विद्यालय में, वही करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब हमारे सेना का जवान, सीआरपी का जवान, आर्मी का जवान, बीएसएफ का जवान 24 घंटे ड्यूटी करता है, तो जो कागजी काम है, क्या वो हेडमास्टर स्कूल से अलग टाइम में नहीं कर सकते? क्या इस स्कूल के टीचर को 24 घंटे की सैलरी नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो पार्ट टाइम की नौकरी है क्या? ये सरकार को तय करना चाहिए ना, जवाबदेही कौन देगा? जो चीज़ों, अब आप किसी भी विद्यालय का निरीक्षण करिए, मैं आपको एक और काम दे रहा हूँ, आप किसी भी विद्यालय में चले जाओ, वहाँ आपको 8 साल पुराने बर्तन मिल जाएंगे, जबकि सरकार हर साल बजट देती है, नए बर्तन खरीदने का, वो सब हेडमास्टर की जेब में चला जा रहा है। तो भ्रष्टाचार तो आप जिस तरफ देखना चाहेंगे, शिक्षा के नाम पर जीरो है, खाने के नाम पर हीरो हैं, और वो नीचे से ऊपर तक चलता है। बीएसए भी उससे अछूते नहीं है। बीएसए अगर औचक निरीक्षण करने जाएंगे तो केवल ये देखते हैं कि यहाँ टीचर है या नहीं, उसने क्या पढ़ाया किस बच्चे को, उसका बौद्धिक स्तर में कितना सुधार हुआ है, क्या उन्होंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों में कहीं बराबर का कंपटीशन कराया? नहीं कराया। तो जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे किसान मजदूर बिरादरी के बच्चों का निरंतर नीचे गिर रहा है, और जिन लोगों की आर्थिक स्थितियाँ ठीक है, उनका स्तर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आप चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन हो 100%। तो आपकी कंडीशन जो आपने बताई हैं, जो स्थितियाँ बताई हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा और थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि अगर आपकी बातें ऊपर नहीं सुनी जा रही हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई प्रतिनिधि ऊपर हो जिससे कि आपकी बातें सुनी जाएँ और इस पर काम हो? इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिनिधि जब तक किसान मजदूरों के हक के थे, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों, जितने भी लीडरान थे या उनसे पहले के भी लोग रहेंगे, जिनकी सोच गरीब मजदूर किसान के साथ जुड़ी रही है, उन्होंने गरीब मजदूर किसानों के हित में काम करने के लिए प्रयास किए, उनका रिजल्ट भी आए। अब जैसे आज हम योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, यही लेखपाल जब पटवारी था, इनका आतंक था गांव में, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक झटके में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, और जब ये हड़ताल पर चले गए, वापस नहीं आए, तो एक झटके में उन्होंने उस पद को ही खत्म कर दिया। पटवारी की जगह नया पद लेखपाल का सृजित करके पुराने लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया। आज की किसी भी सरकार में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अपने एमएलए एमपी अपने चहेते लेखपाल कानूनों को अपनी अच्छी सर्कलों पर, जो शहर के पास है, जहाँ की ज़मीनों की कीमतें अच्छी हैं, वहाँ उन्हें तैनात करके बधही ज़मीनों को हड़पने में लगे हैं। पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद को देख लीजिएगा, उन लेखपालों को बचाने के चक्कर में तहसीलदार एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक प्रेशर बनाए रहते हैं, तो वो खुद ही लूट के हिस्सेदार हो गए। ये गठजोड़ प्रशासनिक मशीनरी से लेकर के राजनेताओं का है। तो इसको तोड़ने के लिए तो प्रबल इच्छा शक्ति वाला चौधरी चरण सिंह जैसा बड़ा लीडर चाहिए, जो गरीब मजदूर किसानों के हक में धरातल पर निर्णय ले सके और किसी भी हद तक जा सके, उसमें पद त्यागने की भी क्षमता हो, वो पद से हटने की भी क्षमता रखता हो। उससे पहले कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इतनी प्रबल इच्छा शक्ति का राजनेता आज की तारीख में पूरे देश में, प्रदेश में कोई देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया, किसानों के हित की बात करी। लास्ट में आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ओवरऑल 2024 के इलेक्शन को देखते हुए भी, और जनरल आप क्या बताना चाहेंगे एक दो लाइन में? सवाल इसका है कि इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन से हम लोगों को लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सीट पर रहता है, मेरा अपना अनुभव है, जब यहाँ नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, हम लोग जब आंदोलन करते थे तो बसपा, भाजपा, कांग्रेस वाले खुश रहते थे। फिर यहाँ बसपा की सरकार हुई, बहन जी की सरकार थी, बहन मायावती जब मुख्यमंत्री थी, हम लोगों के आंदोलन चलते थे तो बसपा वाले थोड़े से नाराज रहते थे, सपा वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले खुश रहते थे। फिर अखिलेश जी की सरकार हुई, अखिलेश जी की सरकार में सपा वाले नाराज रहते थे। उसका जीता जागता वो उदाहरण है कि हमारी जबरन
गिरफ्तारी हुई, हमें जेल जाना पड़ा। यहाँ 15,000 किसानों ने उस समय धरना भी दिया था, आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं। बाकी दलों के लोग खुश रहते थे। अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा वाले थोड़े से नाराज रहते हैं कि ये किसान नेता बदमाश उनकी, चूंकि वो जो सत्ता में रहता है वो ये चाहता है कि जनता में कोई भी आदमी हमारे गलत कार्यों का विरोध करने वाला ना हो। हमको जो लूट खसोट करनी है, हमको जो हिटलरशाही चलानी है, हमें जो राजतंत्र की तरह अपनी व्यवस्थाएं चलानी है, वो चलती रहे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है और बाकी लोग थोड़े से खुश होते हैं। तो हमारा जो अपना अनुभव है कि जो दल सत्ता में रहता है वो हमसे हल्का सा नाराज रहता है और विपक्ष वाला खुश रहता है। तो विपक्ष वाले के पास कुछ होता नहीं है और जिसके पास होता है वो नाराज हो जाता है अगले 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जैसे सत्ता में आता है। तो निश्चित रूप से हमारी अपनी जो व्यक्तिगत लड़ाई है, हमारी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, वो व्यवस्था परिवर्तन की सोच है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। बाकी चीज़ें जो जैसे चल रही हैं, भाई जो भी नेता आएगा सीट पर बैठेगा वो इसी सोच के साथ काम करेगा कि मुझे अपने दल के लोगों के लिए काम करना है, अपने दल के साथ जिनका वोट है उनके लिए काम करना है, बाकी लोगों का उत्पीड़न करना है और हमें पूरे हिंदुस्तान के किसान नौजवान के लिए काम करना है। तो सोच काम करें। इसलिए हम चुनाव की तरफ न जाते हुए हमारी यहाँ 11 दिसंबर को इसी प्रांगण में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उससे व्यवस्था परिवर्तन के बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जो नेता सदन है उनसे आप आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो आएँ और बताएं कि उनकी नीतियाँ किसानों के लिए क्या है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के राजनेताओं से कि आप अमेरिका के पैटर्न पर राजनीति करिए, एक ही किसानों का मंच रहेगा, नेता सदन भी उसी पे आए, नेता विरोधी दल अखिलेश जी भी आए, कौन मना कर रहा है। आप आइए, अपनी नीतियाँ बताइए, जिसको जो अच्छा लगेगा वो उस पर काम करेगा। और जो सरकार वर्तमान में है वो हमारी नीतियों से पूछे, हम लोगों से सुझाव लें कि क्या नीतियाँ आपके हित में कौन कौन सी ठीक रहेंगी, उनका वो काम करें। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हमारी कौन सी जाति दुश्मनी है इनसे, हमारी कौन सी इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, हम कौन सा मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हमारे किसान नेता कौन से वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के हालात ऐसे तो है नहीं। राजनीतिक दलों ने जैसे अंग्रेज कबीर देश को बांटने का काम कर रहे थे, जिस राजा पर आक्रमण करते थे अगल बगल के राजाओं को उसके खिलाफ भी गुमराह करते थे या अपनी फेटी में ले लेते थे, वैसा ही इस प्रदेश में, इस देश में राजनीतिक दलों ने कर दिया है। जिस राजनीतिक सपोर्ट के लिए उन्हें जातियों में बांटना है, धर्म में बांटना है, समाज में बांटना है, क्षेत्र में बांटना, ये निरंतर बांट रहे हैं और हमारी लूट कर रहे हैं। लूट की छूट अब किसी को नहीं दी जाएगी। जो लोग अच्छे से काम करेंगे, किसान मजदूर अपने मुद्दों पे अपनी बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ अखिल संघर्ष जी, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखते हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसान नेता या किसान राजनीति में नहीं पड़ता है, उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उनका केवल यही मानना है कि जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार आए, वो केवल किसानों की बात सुने और किसानों के लिए जो भी हित में हो वो निर्णय लेके आए। इसी के साथ वो अपनी बात को उन्होंने समाप्त किया। तो मैं भी अपील करना चाहूँगा कि किसानों के हित की जो भी सरकार आए वो किसानों के हित की बात करे, किसानों को लाभ दे। मैं अमित कुमार, लाइव भारत के लिए।